ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार आदरणीय दत्तात्रेय जी भोसले, जस्टिस प्रमोद जी कोहली, लेफ्टिनेंट जनरल RK शर्मा, लेफ्टिनेंट जनरल EMS गोसाई जी, लेफ्टिनेंट जनरल BK चतुर्वेदी जी, अध्यक्ष यंग सर्विसमैन एसोसिएशन, श्री पूर्व DGP श्री अशोक कुमार भान जी और श्री सुदर्शन कुमार जी पूर्व DG, श्री यशवंत श्रीवास्तव, मेजर जनरल SK जी शर्मा, परमवीर चक्र विजेता कैप्टन भाना सिंह जी, डॉक्टर SP वेद जी पूर्व DGP, लेफ्टिनेंट जनरल यला रघुसा जी और यहाँ पर उपस्थित वीर गढ़िता सैनिकों एवं सुरक्षा कर्मियों के सभी सम्मानित परिवार के सदस्यगण और हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे भारत सरकार के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। बहनों भाइयों, अभी भी आप लोगों को आदरणीय दत्तात्रेय जी भोसले का मार्गदर्शन प्राप्त हो। मैं बहुत विस्तार में जाते हुए यही कहना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर के कुछ फोरम ने कारगिल विजय दिवस की यह 23वीं वर्षगांठ मनाने का जो फैसला किया है, उसके लिए जम्मू कश्मीर के कुछ फोरम की जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। मैं जम्मू कश्मीर के कुछ फोरम के बारे में लोगों से ये पूछ रहा था, इस फोरम की क्या भूमिका है। लोगों ने बताया कि जम्मू कश्मीर के कुछ फोरम ने विगत कुछ वर्षों में 1 दशक से अधिक हो गए जिस प्रकार से अपनी भूमिका निभाई है, अब यह जम्मू कश्मीर के लोगों की, जम्मू कश्मीर के आवाम की यह आवाज बढ़ता जा रहा है। और इस जम्मू कश्मीर के कुछ फोरम को मैं अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ उन्हें बधाई देता हूं। आज हम सब कारगिल विजय दिवस मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। यदि हम कारगिल विजय दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं तो हम केवल कारगिल के शहीदों की यहाँ पर याद नहीं करेंगे, बल्कि भारत की एकता, अखंडता और समग्रता के बचाने के लिए जिन लोगों ने भी अपनी शहादत दी है, उन शहीदों की स्मृति को आज हम नमन करने के लिए यहाँ पर। बहनों भाइयों, मैं विचार करता हूँ कि वह कौन सी ऐसी भावना है जो हमारे देश के नौजवानों को अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने की प्रेरणा देती है। जिस समय हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी हमारे देश के नौजवानों ने हंसते हंसते फांसी को फंदे को चूम लिया था, तब जाकर भारत माता के पैरों में पड़ी गुलामी की बेड़ियां कर पाई और भारत आजादी हासिल होने के बाद भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बचाए रखने के लिए भी हमारे देश के बहादुर सेना के जवानों ने, अन्य नागरिकों ने इस प्रकार का अपना बलिदान दिया है। कौन सी ऐसी भावना है जो उन्हें बलिदान देने के लिए प्रेरित करती है। मैं जब इस पर विचार करता हूँ, सहज रूप से इस नतीजे पर पहुंचता हूँ, राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना यह मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती है। हर व्यक्ति का अपना स्वाभिमान होता है, वह जिस समाज का होता है समाज का स्वाभिमान होता है, परिवार का स्वाभिमान होता है, वैसे ही राष्ट्रीय स्वाभिमान की एक प्रबल भावना होती है। आजादी की लड़ाई हम लड़ रहे थे, यही राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना थी। चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस और अस्थापुल्लाह खां जैसे नौजवानों को हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम देने की प्रेरणा दी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, चंद्रशेखर आजाद की यही इलाहाबाद का कंपनी का ऑर्डर उत्तर प्रदेश में अंग्रेज जब उनके ऊपर गोलियां चला रहे थे और जब उनके रिवॉल्वर में अंतिम गोली से बची, तब उनके मन में यह विचार आया कि मैं जब अंग्रेजों की गोलियों से नहीं शहीद होना चाहूंगा, यदि मैं शहीद होना चाहूंगा तो अपनी ही गोली से शहीद होना चाहूंगा। तो अपने रिवॉल्वर की गोलियों से अपने अंग्रेज दुश्मनों को भूनते भूनते रिवॉल्वर की अंतिम गोली अपने सीने में डाल लेने का काम किया था, वह चंद्रशेखर आजाद ने किया। बहनों भाइयों, वह राष्ट्रीय स्वाभिमान की एक प्रबल भावना थी जिसने की अपनी शहादत देने की प्रेरणा उन्हें दी। मैं याद करना चाहता हूँ अस्थापुल्लाह खां को, 31 साल की जवानी थी, माँ कहती थी बेटा जवान हो गया, शादी कर ले, बहू का, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरी देखभाल करेगी, मेरी परवरिश करेगी। लेकिन अस्थापुल्लाह के दिल में तो आजादी हासिल करने की दीवानगी थी,
मुस्कुरा कर वहां के आत्मा को टाल देगा। लेकिन जब अंग्रेजों की हत्या करने के मामले में उसे फांसी के तख्त पर ले जाया गया तो मजिस्ट्रेट ने पूछा, और तुम्हारी अंतिम मुराद क्या है? जो भी तुम्हारी अंतिम मुराद होगी यह संदेश तुम्हारी मां तक पहुंचा दिया जाए। बहादुर राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी अशफाकुल्लाह खान ने उसी फांसी के तख्त पर खड़े होकर कहा, है मजिस्ट्रेट, जाकर मेरी मां तक यह संदेश पहुंचा दो कि तुम्हारा बेटा अशफाकुल्लाह आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शहादत देने जा रहा है, अपनी शादी रचाने जा रहा है। मजिस्ट्रेट ने पूछा, क्या अशफाकुल्लाह तुम पागल हो गए? फांसी के तख्त पर खड़े होकर कहां है वो लड़की जिस लड़की के साथ फांसी के तख्त पर खड़े होकर तुम शादी रचाने जा रहे हो? अशफाकुल्लाह ने कहा, यह मजिस्ट्रेट, क्या तुम अंधे हो गए हो? क्या तुझे दिखाई नहीं देता? यह फांसी का फंदा, यही वह हमारी महबूबा है जिसे आज मैं अपने गले से लगाने जा रहा हूं, जिसके साथ मैं शादी रचाने जा रहा हूं। मेरे बहनों भाइयों, इसी राष्ट्रीय स्वाभिमान की प्रखर भावना के कारण ही हमारा यह भारत आजाद हुआ, और इसी राष्ट्रीय स्वाभिमान की प्रखर भावना के कारण ही आज हमारे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता सुरक्षित है। भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने हमारे सेना के जवानों ने जो योगदान दिया है बहनों भाइयों, भारत उसे कभी भूल नहीं सकता। और जब भी हमारे जवानों ने अपनी शहादत दी है भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बचाए रखने के लिए, मैं उन सारे शहीदों की स्मृति में शीश झुकाकर नमन करता हूं, और उन माताओं और उनके पिता, उनके भी चरणों में मैं शीश झुकाकर मैं नमन करना चाहता हूं, जिन्होंने ऐसे लाल पैदा किए, जिन्होंने की अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए, देश की एकता, अखंडता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर है। मेरे बहनों भाइयों, आज केवल हम यहाँ पर कारगिल विजय दिवस मनाने के लिए एकत्रित नहीं है। सारे शहीद जिन्होंने की भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की है, उनके लिए हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उनकी स्मृति को नमन करने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हैं। आप सब जानते हैं, भारत जब से आजाद हुआ 1945 का भारत के ऊपर कबायली हमला, और उसके बाद 1962 का चीन का भारत के ऊपर हमला, उसके बाद 1965, 1971 पाकिस्तान के साथ युद्ध, और अंतिम युद्ध जो हुआ वह 99 का कारगिल का यह युद्ध था। मैं यह मानता हूँ 99 का जो कारगिल का युद्ध था वो फुल स्केल वार नहीं था, बल्कि वह लिमिटेड वार था। लेकिन हर वार में हमारे देश के सेना के नौजवानों ने अपनी शहादत दी है। मेरे बहनों भाइयों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का यह पूरा इलाका मेन वार थिएटर बन गया। जब से आजादी हासिल हुई है तब से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये पूरा इलाका ही ये पूरा मेन वार थिएटर बना हुआ है। आजादी के बाद से बराबर इस इलाके में दुश्मनों की दिव्य दृष्टि लगी हुई थी, लेकिन अपने पराक्रम और बलिदान से के परिणाम स्वरूप यह हमारे दुश्मनों के मंसूबों को नाकाम करने का काम हमारे देश की सेना के जवानों ने किया है। मैं यहाँ कुछ प्रमुख घटनाओं की चर्चा करना चाहता हूँ। साथियों, सेनाओं में तो कई ऑपरेशन हुए हैं, हो रहे हैं, और भविष्य में भी जरूरत पड़ी तो होते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर ऑपरेशन वियतनाम में जो एक ऑपरेशन हुआ था उसकी मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहता हूँ। शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि सैनिकों के द्वारा जो ऑपरेशन किए जाते हैं, तो ऑपरेशन विजय का यह पहला नाम कब लोगों के सामने आया? आप सबको मालूम, रजौरी जिला इसी जम्मू के अंदर छोटी सी जगह झंगड़ में 1948 में जब कबायलियों ने कब्जा कर लिया था बहनों भाइयों, तो उस समय उस कब्जे से झंगड़ को छुड़ाने की जिम्मेदारी यदि किसी को सौंपी गई थी तो ब्रिगेडियर उस्मान को यह जिम्मेदारी बहनों भाइयों को सौंपी गई थी। और ब्रिगेडियर उस्मान ने जिस बहादुरी का परिचय दिया था उसकी दास्तां से मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की जनता अच्छी तरह वाकिफ। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक झंगड़ पर भारत का झंडा नहीं फहरा लूंगा तब तक मैं पलंग पर नहीं सोऊंगा। यह संकल्प लेने वाला भी कोई था वो ब्रिगेडियर उस्मान से है। यहीं पर मुझे याद आ जाती है महाराणा प्रताप ने भी यह संकल्प लिया
परिवार को मैं आजादी नहीं दिला दूंगा, तब तक मैं पलंग के ऊपर नहीं सोऊंगा। वैसा ही संकल्प ब्रिगेडियर उस्मान ने भी लिया, जब तक जंगल के ऊपर भारत का झंडा नहीं फहरा दूंगा तब तक मैं पलंग पर मैं नहीं सोऊंगा। यह ब्रिगेडियर उस्मान का यह संकल्प। कल्पना कैसे जीवन के यह तब्दीली 1948 में जंगल के कब्जे के बाद ब्रिगेडियर उस्मान को वीर गति प्राप्त हुई और उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। यदि ब्रिगेडियर उस्मान चाहते, मैं याद दिलाना चाहता, ब्रिगेडियर उस्मान यदि चाहते मेरे बहन भाइयों, अपने बलूची रेजिमेंट के साथ वो पाकिस्तान में बने रहे, लेकिन वह सच्चे भारतीय थे और भारत के लिए लड़ रहे थे, भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए लड़ रहे थे, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए लड़ रहे थे। आज ऐसे लोगों का स्मरण करने की आवश्यकता है। मेरे भाइयों, सभी का नाम तो यहाँ पर मैं नहीं ले सकता। कई नामों की चर्चा हमारे आदरणीय दत्तात्रेय होसबले ने आपसे के सामने की। मेजर सुकुमार की शर्मा, उनके कंट्रीब्यूशन को, उनके योगदान को यदि कैसे भूलेगा, हमने कभी नहीं भूल सकते। उन्हें वीरता के लिए परमवीर चक्र से उन्हें सम्मानित किया गया था और यह परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले और पहले ये हमारे भारत के नागरिक हैं। और बहनों भाइयों, आज जो जम्मू कश्मीर का स्वरूप है, इस स्वरूप को बचाए रखने में, बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान है हमारे भारत के सेना की नौजवानों का योगदान है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, 50 के दशक में पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर में कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई खास कार्रवाई नहीं हुई, छोटी मोटी भी कुछ गतिविधियां हुई जो मैं नहीं कर सकता। लेकिन भारत, मगर चीन ने लद्दाख में कई ऐसी गतिविधियां की 1962 की मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जिससे यह साफ हो गया कि चीन के इरादे नेक नहीं हैं। और उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के प्रधानमंत्री, बहुत सारे लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करते हैं। मैं भी एक विशेष राजनीतिक दल से आता हूं, मैं भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करना चाहता और किसी प्रधानमंत्री की नीयत पर मैं कोई सवाल या निशान भी नहीं लगाना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं नीयत में किसी की खोट नहीं हो सकता है। नीतियों को लेकर विवाद हो सकता है, नीतियों को लेकर तो हम आलोचना कर सकते हैं, लेकिन किसी की नीयत के ऊपर मैं कोई सवाल या निशान नहीं लगाना चाहता। लेकिन 1962 में हम लोगों को जो खामियाजा भुगतना पड़ा है, उससे आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं और उसकी भरपाई मैं मानता हूं आज तक नहीं हो पाई। लेकिन आज भारत जिस तेजी से साथ आगे बढ़ रहा है, और आज मैं रक्षा मंत्री होने के नाते धरती की चोट पर कहना चाहता हूं, भारत अभी हमारा कमजोर भारत नहीं रहा है, भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन जाता है। भारत दुनिया का ताकतवर देश बन जाता है। आपकी मुराद आज नहीं तो कल पूरी होगी, इस भरोसे और विश्वास के साथ हर भारतवासियों को अपने मजबूत दमखम के साथ खड़े रहने की आवश्यकता है। मैं ऐसा मानता हूं। रियांगला की लड़ाई भूल सकता है 1962 भाइयों, रियांगला का क्षेत्र जाकर कोई देखे। यह पहली बार रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी संभालने के बाद मैं जब लद्दाख गया, लोगों ने बताया साहब रियांगला में हमारे 114 जवानों ने अपनी शहादत दी थी और अपने से 10 गुना अधिक चीन की फौज से उन्होंने संघर्ष किया था और चीन की सेना को आगे बढ़ने से रोकने का काम यदि किया था। तो हमारे उस समय के बहादुर मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 120 जवानों की टुकड़ी थी, उसी ने उन्हें रोका था। लेकिन मेजर शैतान सिंह सहित मेरे बहन भाइयों 114 जवानों ने अपनी शहादत दी थी उस सीमा को बचाने की। रियांगला मुझे यह बताया गया वहां पर इतनी बड़ी शहादत हमारे सेना के लोगों की हुई है, लेकिन जैसा एक मेमोरियल होना चाहिए, युद्ध स्मारक होना चाहिए, वहां पर नहीं है। छोटा सा एक स्मारक वहां पर हमारे साथ आर्मी चीफ भी थे और मैंने कहा कि नरवणे जी चाहे जितना भी पैसा लगेगा, एक भव्य स्मारक रियांगला की धरती पर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं मेरे बहनों, दुनिया में जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं, उनमें कठिन लड़ाइयों में से रियांगला की भी लड़ाई रही है कि अपने से 10 गुना अधिक सेना के जवानों को आगे बढ़ रही थी, रोक दिया। मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में हमारे
सेना के जवानों थे, कैसे उसे कोई भूल सकता है। जब वह स्मारक रिजांगला में बन गया तो मैंने कहा कि उसका उद्घाटन करने के लिए मैं स्वयं जाऊं। हमारे साथ आर्मी चीफ, उस समय के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल मिशेल रावत और कई सेना के अधिकारी गए। और मैं कहा भाई जाकर वहां का दृश्य देखो, किस तरीके से रह कर वहां का तूफान खड़ा हो रहा है। मैं ये कल्पना नहीं कर पा रहा था किन परिस्थितियों में हमारे सेना के जवानों ने युद्ध लड़ा है, कल्पना में नहीं कर पाया। उसी समय मैंने देखा कि एक हमारे सेना के जवान, सेना के अधिकारी ब्रिगेडियर जटर और व्हील चेयर पर बैठे हुए आ रहे थे। मैंने पूछा कि यह कौन है, सिविल ड्रेस में, मैं पहचान नहीं पाया। किसी ने कहा उसी ब्रिगेड के यह भी हैं ब्रिगेडियर जटर, जो कि आज यहाँ पर शहीद जवानों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। मैं आज उनकी व्हील चेयर को मैंने अपने हाथों से पकड़कर उनको आगे बढ़ाना स्थापना किया था और स्वाभाविक रूप से मेरा हाथ उनके चरणों पर चला गया। भूलना नहीं चाहिए बहनों भाई। और मैं कहता हूं हमारे शहीद परिवारों के जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, सरकार जितना हो सकेगा, जितना हो सकता था किया होगा, नहीं किया होगा। मैं कोई भाव दावे के साथ यहाँ नहीं कहना चाहता, लेकिन जनता की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि शहीद परिवारों को भरपूर सम्मान दिया जाना चाहिए। बहनों भाइयों, जो भी मदद हो सकती है शहीद परिवारों की मदद करना, यह भारत की एक एक नागरिक की यह जिम्मेदारी है। यदि हम इस जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं तो मैं यह मानता हूं कि हम राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं, यदि हम शहीद परिवारों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं। 1971 में वैसे तो आपको मालूम है 65-71 दोनों की लड़ाई में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी, लेकिन 1970 में डिसाइसिव तरीके से, निर्णायक तरीके से भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान को हराया था और अपनी कन्वेंशनल सुपीरियरिटी, पारंपरिक अपनी सर्वोच्चता सुपीरियरिटी उन्होंने स्थापित कर दी। 91,000 की संख्या में पाकिस्तान की सेना के लोग बंदी बनाए गए और अभी हाल में ही 1971 की भी एक स्वर्ण जयंती मनाई गई है। भारतीय जवानों की शौर्य गाथा की बहुत ही विस्तार पूर्वक उसमें चर्चा हुई। बांग्लादेश के मुक्ति वाहिनी योद्धाओं की बहादुरी, मैं इसकी भी यहाँ पर चर्चा करना चाहूँ। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, लेकिन वहाँ के मुक्ति वाहिनी के योद्धाओं ने जो शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया था बहनों भाइयों उस समय, उसको भी हम भारत कभी भी नहीं भूल सकता। जब पिछले वर्ष जब उसकी स्वर्ण जयंती मनाई गई थी, उसमें मुक्ति वाहिनी योद्धा परिवारों से भी कुछ लोग आए थे। बहनों भाइयों, जब उनसे बात कर रहा था, मैं देख रहा था उनकी आंखों में चमक थी, जो उनके तेवर मैंने देखा तो मैंने कहा कि अब 85 साल 80 साल के लोगों के आंखों में यह चमक है और उनके चेहरे पर वह तेवर ये दिखाई दे रहा है। जहां पर भी इस देश में ऐसे नागरिक पैदा होते रहेंगे, दुनिया की कोई भी ताकत उस देश की ओर आंख उठाकर देखने की जरूरत नहीं है। भाइयों, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। हम अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं। हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, जिंदगी में दोस्त बदल सकते हैं लेकिन कभी पड़ोसी नहीं बदल सकता। पड़ोसी के साथ बराबर अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहिए। हम पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते, लेकिन पता नहीं हमारे पड़ोसी को क्या हो गया। बार बार उसके बाद मार खाने के बाद पैसे बड़े भरकर प्राची बार का सिलसिला हो गया और बराबर वो कहता था वी कैन लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। बराबर हम भारत को हजारों लाखों छोड़ के पहुंचाते हैं। कभी न्यूक्लियर पावर की बात दुनिया के कुछ देशों के द्वारा की गई, कभी किसी के द्वारा की गई, लेकिन उन्हें 90 के दशक में भ्रम पैदा हो गया और वे भारत पर स्ट्राइक करके उसका कुछ हिस्से में वह प्रवेश कर गए। पता चला कि कारगिल लास्ट सेक्टर में वह घुसपैठ उनकी हो चुकी है। बहनों भाइयों, उसके बाद हमारी सेना ने जो कुछ भी किया है वह आपसे सीमा हुआ नहीं है। पहले तो मैं यह भी आपको कहना चाहूंगा, पहले तो लगा कि हर बार की तरह यह कोई छोटी मोटी घटना होगी, परंतु बाद में पता चला जो हमारे इलाके कब्जे में थे उसमें भी किसी हद तक वो प्रवेश कर गए। लेकिन उसके बाद जब इस बात की जानकारी मिली
हमारे भारत के सेना के जवानों ने जो करिश्माई काम किया है बहनों भाइयों, उसे भारत कभी भूल नहीं सकता। और मैं याद उस समय की यही आपको दिलाना चाहूँ, उसके 1 साल पहले यानी मई में 98 कारगिल न्यूक्लियर टेस्ट भी हुआ, पोखरण परीक्षण भी हुआ। सारा अंतर्राष्ट्रीय जगत, सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई और उस युद्ध में जिस तरीके से सारी दुनिया का समर्थन हमको प्राप्त होना चाहिए था, वह प्राप्त नहीं हुआ। फिर भी आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी हिम्मत नहीं हारी बहन और सेना की जवानों की और अधिकारियों के हौसला अफजाई करते थे। और आपने सुना होगा, अभी आदरणीय हमारे दत्तात्रेय जी आपके सामने बता रहे कैसे विक्रम बत्रा की चर्चा उन्होंने की है आपके सामने। कैप्टन विक्रम बत्रा, उन्होंने कहा मैं जाऊंगा तो या तो भारत का तिरंगा झंडा लहराते हुए जाऊंगा, यदि हार गया तो तिरंगे झंडे में लिपट कर मैं जाऊंगा। इस देश में माताओं ने ऐसे लाल, इस देश में भारत की माताओं ने ऐसे लाल पैदा किया हो, बहनों भाइयों, इसकी हिम्मत है कि ऐसे देश को गुलाम बना सकते। उस समय अंतर्राष्ट्रीय कुछ ताकतें ऐसी थी जो कि बार बार आकर भारत के प्रधानमंत्री को कहती थी, भूलिए मत पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है। लेकिन फिर भी हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के सामने झुकना उन्होंने स्वीकार किया। और आपको मालूम है कि उसमें किस तरीके से हम सबको भी प्राप्त हुई। पहले तो उसके पहले स्वयं बस पर चढ़कर पाकिस्तान हो गए थे और लाहौर का जिस तरीके से लाहौर में लाहौर डिक्लेरेशन हुआ था फरवरी 99 में, उससे भी आप परिचित हैं। हम कभी सोच नहीं सकते इतना बड़ा लाहौर डिक्लेरेशन होने के बाद पाकिस्तान इस प्रकार की नापाक हरकत करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसने किया है। कैप्टन मनोज पांडे की भी मैं यहाँ पर याद करना चाहता हूँ। खलवाड़ हिल पर कब्जा करने के दौरान उनको वीर गति प्राप्त हुई थी, परमवीर चक्र भी उन्हें मिला हुआ। राइफलमैन संजय कुमार को भी बहादुरी के लिए परमवीर चक्र उस समय प्राप्त हुआ। ये सभी सैनिक भारत के युवाओं के लिए, भारत के नौजवानों के लिए प्रेरणा के स्रोत है मेरे बहनों। और आप जानते हैं अंततोगत्वा भारत को कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त हुई। और मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि आगे भी यदि हमारी विदेशी ताकतों ने हमारी तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश की और यदि जंग हुआ तो फिर से विजय प्राप्त होगी, तो भारत को विजय प्राप्त होगी। यह मैं विश्वास के साथ कहता हूं। आज हम एक बात पर और मैं चर्चा करना चाहता हूं। जब भी पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ, चाहे चीन के साथ हमारा युद्ध हुआ है, जम्मू कश्मीर की जनता बराबर सेना के जवानों के साथ है। कुछ लोगों की बात छोड़ दो, चाहे हिंदू रहा हो चाहे मुसलमान रहा हो, सभी भारत के सेना के जवानों के साथ खड़े रहे हैं। हम इसको नहीं भूल सकते। प्रारंभ से ही इस पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की चर्चा अभी आदरणीय दत्तात्रेय होसबोले ने की है। उनके द्वारा हमारे वहां पंडित प्रेमनाथ जी डोगरा सब लोग ये कहते हैं भारत 370 का यह आर्टिफिशियल लीगल बैरियर क्यों होना चाहिए जम्मू कश्मीर के साथ। क्या एक आंगन में यदि 4 कोने होते हैं तो 4 कोनों में क्या कोई स्पेशल कोना हुआ करता है? क्या किसी माँ के 4 औलादें हुआ करती हैं तो 3 औलादें नालायक होती हैं और एक लड़का को स्पेशल कोई नौजवान या स्पेशल औलाद हुआ करती है? ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए उस समय भारत भी सोचता था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित प्रेमनाथ जी डोगरा जैसे लोगों ने उस समय नारा जो दिया, उसकी याद आपको अच्छी तरह होगी। 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान भारत में नहीं चलेगा। और बहनों भाइयों, समय की प्रतीक्षा थी, सरकार बन गई। भारत ने जो उस समय सोचा था हमने जाकर उसको पूरा कर दिया बहनों भाइयों सरकार बनने के बाद। और लीगल बैरियर जो लगा हुआ था जम्मू कश्मीर के पास, भारत 370 का हमने उसे समाप्त कर। यहां पर मैं यही चर्चा करना चाहता हूं, कारगिल का जो युद्ध हुआ है उसमें हमारे थल सेना, वायु सेना और हमारी जो जल सेना यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अंदर जो ज्वाइंटनेस, जो एकता देखने को मिली है, एक दूसरे का जिस तरीके से सहयोग किया है, हम लोगों ने उसी से सीख लेते हुए फैसला
किसी प्रकार से ज्वाइंट कमांड, यहाँ पर ज्वाइंट थिएटर कमांड बनाए जाएंगे, हमारे देश के ज्वाइंट थिएटर कमांड बनाए जाएंगे और उस दिशा में हम तेजी के साथ मेरे कहने वालों हम आगे बढ़ रहे हैं। कभी कभी लोग सवाल करते हैं, कब सवाल करते हैं कश्मीर के बारे में, कश्मीर के बारे में आपको याद है भारत की संसद ने प्रस्ताव पारित किया था, किया था और आज भी वह संकल्प हम सबको याद है। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हम इसको मानते रहते हैं भाइयों के कभी भूलेंगे, कभी हम उसे भूलेंगे। ये कैसे हो सकता है? शिव स्वरूप बाबा अमरनाथ हमारे यहाँ हो और मां शारदा शक्ति स्वरूपा यलोची के पार हो। बहनों भाइयों, ये बराबर है, ये चीज हमको साथ है। लेकिन मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को ऊपर वाला सबूत दीजिए, इससे ज्यादा आगे बढ़कर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। और यहां पर अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरे बहनों भाइयों, हमारी ताकत का जहां तक एहसास हमारे पड़ोसी को, तो एक घटना की आपको पायलट अभिनंदन को लेकर, पायलट अभिनंदन के नाम से आप सभी परिचित हैं अच्छी तरह से। पायलट अभिनंदन जिस समय उसका हवाई जहाज वहां पर गिरा था फाइटर प्लेन, और वह पाकिस्तान ने उनको बंदी बनाया था। जानते हैं वहां के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है उसमें खड़े होकर कहा कि मुझे यह बताया गया है कि हमारे आर्मी चीफ पाकिस्तान के आए थे और उन्होंने यह बताया यदि अभिनंदन को रात को 9 बजे के पहले दिन रिहा नहीं कर दिया गया तो भारत के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण करेगा। और उन्होंने कहा कि हमारे आर्मी चीफ के मस्तक के ऊपर पसीना हो रहा था, बहुत घबराए हुए। यह मैं नहीं कहता, भारत की नेशनल असेंबली में स्वयं उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा। आज भी उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, उसको निकालकर आप देख सकते हैं। बहनों भाइयों, इसीलिए मैंने कहा भारत कोई कमजोर भारत नहीं है, भारत अब यह ताकतवर भारत बन चुका है और हम सब भारत और ताकतवर भारत बनाने में लगे। इंडो चाइना स्टैंड अप जो कुछ भी हुआ उसमें जिस तरीके से हमारे भारत के सेना के जवानों ने अपने शौर्य पराक्रम का परिचय दिया, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें यहाँ के लोगों को नहीं मालूम होंगी, लेकिन बहन भाइयों हमारे सेना के जवानों की जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है। जिन लोगों ने अपनी शहादत दी है, मैं उनकी स्मृति में यहाँ पर मैं हृदय से मैं नमन करना चाहता हूँ। हमको कभी नहीं मानना चाहिए। जब भी हमारे को हमला होगा तभी हम लोगों ने अपनी दृढ़ता का परिचय। यहाँ तक भारत का सवाल है, रक्षा के मामले में भारत दुनिया के दूसरे देशों से प्लेटफॉर्म्स देता, वेपन्स देता, एमिनेशन देता, राइफल्स देता, टैंक्स देता। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह फैसला किया है कि भारत के मामलों में भी आत्मनिर्भर होना चाहिए। टैंक बनने चाहिए तो भारत की धरती पर बनने चाहिए, लड़ने वाले हथियार यदि बनने चाहिए तो भारत की धरती पर हथियार बनने चाहिए दुनिया के दूसरे देशों। और मैं आपको जो भी बजट निर्धारित हुआ है, एक डेडलाइन हमने तय कर दिया है, जितना बजट है उसमें से 68% डिफेंस प्रोक्योरमेंट यानी रक्षा संबंधित यदि खरीद होगी तो उन्हीं चीजों की खरीद होगी जो भारत की धरती पर बनते हैं और भारतवासियों के हाथों से बनते हैं, उन्हीं की खरीद होगी। इसकी ओर जो है भारत ने ये किताब आगे बढ़ा और हम लोगों ने कह दिया विदेशी कंपनी जिनसे हम पहले ताजो सामान लेते, हथियार लेते, हमने कहा कि आपके पास टेक्नोलॉजी है, आइए भारत में बनाइए। इसमें भारतवासियों का भी हाथ होना चाहिए। मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड, यह संदेश हम लोगों ने दुनिया के दूसरे देशों को भी दिया है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। पहले यह भारत हथियारों के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर यानी आयात करने वाला देश माना जाता था हथियारों के मामले में। आज मैं जम्मू कश्मीर की जनता के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को बताना चाहता हूं, आज भारत हथियार
हम उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भारत दुनिया का नंबर 1 एक्सपोर्टर कंट्री बनकर रहा। और 8 वर्षों के अंदर यहाँ पर पहले 1,500 पौने 2,000 करोड़ का एक्सपोर्ट होता था भारत से। आज हमने इतने ही दिनों के अंदर 13,000 करोड़ से अधिक का एक्सपोर्ट करना प्रारंभ कर दिया है। और हमने लक्ष्य निर्धारित कर दिया कि अब 2025 समाप्त होते होते 25-26 तक हमारा एक्सपोर्ट 35,000 से लेकर 40,000 करोड़ तक पहुंचना चाहिए। 35,000 करोड़ से लेकर 40,000 करोड़ तक ये पहुंचना चाहिए। यह भी मैंने कहा। मेरे बहनों भाइयों, आप सबको इतना ही मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारा देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था, दुनिया भारत की बातों को गंभीरतापूर्वक नहीं लेती। लेकिन आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत का दुनिया में भारत आगे बढ़ रहा है। भारत यदि आगे बढ़ रहा है तो केवल सरकार के कारण नहीं, जनता का सहयोग प्राप्त हो रहा है, इसलिए भारत आगे बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं कविता की मैं चर्चा करना चाहूंगा। देश टूटे जहां बलिदानों का बैठता पहरा नहीं था, देश टूटे जहां बलिदानियों का बैठता पहरा नहीं था। मानचित्रों की मिटी वही लकीरें रंग जिस पर रक्त का गहरा नहीं था वह भाइयों। और हमारी सीमाओं की लकीरों के ऊपर रक्त ही बहुत ही गहरा है वह भाइयों। कोई हमारी सीमाओं का अतिक्रमण नहीं कर सकता है। इस विश्वास के साथ हम सबको खड़े होना चाहिए और इस रक्त को गहरा करने में जिन लोगों ने अपनी शहादत की है उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मैं पुनः सारे शहीदों की स्मृति को नमन करते हुए और जिन माताओं ने, जिन पिताओं ने ऐसे लाल पैदा किए, मैं उनके चरणों में शीश झुकाकर अभिनंदन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत परिवारों को खुश व अच्छा करके उनको सम्मानित करें।